लगातार 10 साल से हम मंत्री हैं और 5 बार हम शपथ ले चुके हैं। आपको 10 साल में 2 बार लेना चाहिए, 5 बार आप 5 बार शपथ ले चुके हैं। समाज कल्याण विभाग, उस विभाग में रोजगार को लेकर के आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? अधिकारी जो हैं नीतीश कुमार के सरकार में अधिकारी सरकार चलाते हैं। एक सवाल तो उठाते हैं कि वो जाते हैं तो कहीं कुछ बोलते नहीं हैं। जाति से कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है। हम निषाद समाज में जन्म लिए हैं तो हम निषाद हैं, सहनी हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। आज हमारे साथ बिहार तक के इस महारथी के एपिसोड में मौजूद के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी। मदन सहनी जी से 2025 के विधानसभा चुनाव समेत तमाम जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं इन सभी चीजों पर आज बातचीत होगी। सर, सबसे पहले तो हम दिल्ली चुनाव पर बातचीत करेंगे। दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए, दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद क्या इसका कुछ असर बिहार के चुनाव पर देखने को मिलेगा? बिहार के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों पर क्या इसका असर पड़ेगा? ये तो स्वाभाविक रूप से असर पड़ता ही है। और दिल्ली का चुनाव अलग है, बिहार का चुनाव अलग है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग वहाँ एनडीए चुनाव लड़े थे साथ में, जनता दल यू को भी एक सीट मिला था और लोक जनशक्ति पार्टी को भी एक सीट वहाँ मिला था। ये अलग बात है कि हम लोग वहाँ चुनाव में सफल नहीं हुए, लेकिन हम लोग एनडीए के रूप में चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। लेकिन पहले से ही बिहार में हम लोग एनडीए मजबूत है और श्री नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, लगातार बिहार में 19-20 साल से काम कर रहे हैं और उनके काम से लोग बहुत प्रभावित हैं। और काम भी ऐसा वैसा नहीं किए उन्होंने। जो बिहार के बारे में लोगों का धारणा था, उस धारणा को बदलना कोई आसान काम नहीं था और कोई साधारण व्यक्तित्व के लोग से ये काम हो भी नहीं सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दूरदर्शिता के बदौलत बिहार में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो अन्य राज्य में पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ का योजना को बाद में लोगों ने अपनाने का भी काम किया है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, विधि व्यवस्था का मामला हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि के क्षेत्र में भी बिहार में बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये सारे काम के बदौलत है। इसके अलावा भी जो सामाजिक सरोकार के काम होते हैं, यहाँ पूर्ण रूप से शराबबंदी है जो देश में किसी जगह नहीं है। और उसके अलावा जो है जल जीवन हरियाली के कारण आज जो पर्यावरण का मामला था, जिसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों उपाय किए हैं। तो ये सब काम जो मुख्यमंत्री जी कर सकते थे, और अभी आप देख सकते हैं कि प्रगति यात्रा जब माननीय मुख्यमंत्री जी निकल रहे थे तो विपक्ष के लोगों ने उस पर कई तरह के टिप्पणी करने का काम किया, लेकिन उसका परिणाम देख लीजिए। 20,000 करोड़ रुपया की लागत से विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिला में काम होने जा रहा है। और अभी जितने जिला वो मुख्यमंत्री जी गए हैं, तो सबसे बड़ा खासियत है कि जो घोषणा जिले के अंदर में उनके द्वारा किए जा रहे हैं, उसका जो है मूर्त रूप भी दिया जा रहा है। अभी जितने जिला गए हैं सभी का जो घोषणा था उसका उन्होंने कैबिनेट में स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। तो इतना तेजी से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं काम कर सकते हैं सिवाय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो ये खासियत है और इस खासियत को बिहार के लोगों ने भी बहुत अच्छे से करीब से देखा है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2025 में चुनाव लड़ा जाएगा, और हमारे पार्टी का भी, जनता दल यू का भी और एनडीए का भी यह लक्ष्य रखा गया है, ये स्लोगन है कि हम लोग 2025 में फिर से 225 सीट जीतेंगे और श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर पिछले 10-15 साल की अगर बात की जाए या पिछले 2-3 चुनाव की बात करें तो 2010 में जेडीयू के पास 100 से ज्यादा सीटें थी, 15 में तकरीबन 72 के आसपास सीटें थी और 20 में सीटें घट करके 50 से नीचे आ गई। तो क्या इस बार 25 में ये ट्रेंड बदलेगा? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नीतीश कुमार की सीटें घटती गई है। पिछले जो 2010 में चुनाव हुआ तो उस समय हम लोगों ने एनडीए के रूप में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और 2015 में फिर हम लोग महागठबंधन के साथ लड़े। 2020 में जो परिस्थिति बना वो सबके समक्ष है, क्योंकि एलजेपी बहुत जगहों पर
अपना उम्मीदवार, खास करके जहां जनता दल के उम्मीदवार थे वहां उन्होंने उतारा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने 43 सीट जीतने का काम किया। तो इस बार वो परिस्थिति नहीं है, इस बार सबसे अलग परिस्थिति है और हम एनडीए के रूप में भी मजबूत हैं और हमारा घटक दल भी पूरी तरह से एकदम एकजुट है। और चिराग पासवान के साथ आने पे क्या जेडीयू को मजबूती मिलेगी? जेडीयू को मजबूती सिर्फ नहीं मिलेगी, एनडीए को मजबूती मिलेगी। और इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि 225 का जो आंकड़ा है, जो लक्ष्य है, उसको निश्चित रूप से उससे हम आगे बढ़ेंगे, उससे कम हम नहीं होने वाले हैं। नहीं, उसमें वो तो तय करेगी हमारी पार्टी, हमारे नेता। लेकिन जीतने वाला सीट हम लोग 100 लड़ेंगे तो 100 जीतेंगे, 110 लड़ेंगे तो 110 जीतेंगे। जो भी हम लोग को तय होगा एनडीए में, उसमें हम लोग हर सीट जीतेंगे। और एक बात समझ लीजिए कि इस बार का जो एनडीए है, अभी सबसे बड़ी खासियत है इस बार का चुनाव में कि इससे पहले हम लोग लगातार 15 साल से देख रहे हैं चुनाव को। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि जिला स्तर पर हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भी पांचों दल जो हमारा है, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं और वहाँ भारी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट रही है और सभी लोग उत्साहित हैं और चुनाव का इंतजार है। चुनाव तो अपने समय पर होगा, लेकिन जब समय पर चुनाव होगा तो हम आपको आपके बिहार तक के चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को, बिहार के सभी मतदाताओं को और जो सभी लोग हैं उनको हम लोग जरूर आश्वस्त भी करेंगे और भरोसा दिलाएंगे और दावा भी करेंगे कि इस बार हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे उसमें सभी सीट जीतेंगे। और विपक्ष इस बार, जो आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि विपक्ष जो बीच बीच में यह बात दोहराती है कि हम साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण आपको भी समझना चाहिए, सब लोगों को समझना चाहिए कि उनको अपनी पार्टी का स्थिति का आकलन हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि इस बार हमारा जो है खाता नहीं खुलने वाला है। अपने पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए वो हम लोग के पास, हम लोग के साथ आने के लिए लालायित हैं। लेकिन यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम एनडीए में हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। और इस बार तो हम लोग को बिहार में तो अनेकों काम हुए हैं और सब दिन से बिहार में जो केंद्र सरकार है और जो हमारे एनडीए में माननीय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा सपोर्ट रहा है। लेकिन इस बार का जो डबल इंजन की सरकार है उसका अलग विशेषता है और इस बार और भी ज़्यादा जब केंद्रीय बजट में लगता है जैसे कि बिहार के लिए खास रूप से बजट तैयार किया गया है, तो बिहार को इस बार बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। और इससे हम समझते हैं सिर्फ एनडीए नहीं, बिहार के जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा, बिहार के युवाओं को लाभ मिलेगा, बिहार के किसानों को लाभ मिलेगा, बिहार के अन्य सभी तबका को लाभ मिलेगा। तो हम सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। मंत्री जी, आपने दावा किया जीत को लेकर के, सीटों को लेकर के, लेकिन 2-4 दिन पहले की ही बात है, आपने विपक्ष की बात किया। विपक्ष में आपके पास दो विपक्ष हैं, एक तो जो महागठबंधन वाला विपक्ष है और एक प्रशांत किशोर भी विपक्ष के रूप में बिहार में दिख रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार कुछ भी हो जाए 2025 में सीएम नहीं बनेंगे, उन्होंने ये दावा किया है। क्या कहेंगे उनके इस दावे? देखिए, हमने विपक्ष का चर्चा किया है, तो विपक्ष में हम न जनसुराज को मानते हैं न किसी, हम तो सिर्फ मानते हैं जो महागठबंधन, और महागठबंधन भी अब कहाँ रहा। अब तो आरजेडी अलग है, कांग्रेस अलग है, कम्युनिस्ट का कोई ठिकाना नहीं है और लोकसभा में एक साथ रहते हैं, विधानसभा में अलग अलग हो जाते हैं। तो विपक्ष में भी एकजुटता नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोग उसको, जिसका आप नाम ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हम लोग उनको विपक्ष कहाँ मानते हैं? उनको तो हम लोग कुछ मानते ही नहीं है, उनका कोई स्थिति ही नहीं है। वो क्या आकलन करेंगे और वो क्या जो है सो भविष्यवाणी करेंगे? उनके भविष्यवाणी का कोई बिहार में औचित्य नहीं है। अच्छा, आपको लेकर के बातचीत करते हैं। आप जेडीयू में काफी लंबे समय से हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। जब आप पहली बार मंत्री बने थे तो आपको जानकारी किसने दी थी? पार्टी के किसी ने नेता दिया था कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है? नीतीश कुमार ने? नहीं, हमारे जनता दल में हो या एनडीए में हो, पहले से किन्हीं को कोई जानकारी नहीं होता है और हम लोग कोई प्रयास भी नहीं करते उसके लिए। हम लोग
पूरी तरह से माननीय नहीं, मुख्यमंत्री जी फाइनल के होने के बाद एक फोन नहीं, आता होगा ना कि आपको शपथ लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हम लोग का भरोसा है। किनको क्या बनाना है ये तय उन्हीं को करना है, लेकिन हम लोग को तो जिस दिन बनना था उसके रात में हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फोन करते हैं। अच्छा, स्वयं फोन करके उन्होंने कहा कि आपको कल शपथ लेना है। तो इसके लिए हम लोग उस समय भी आभार व्यक्त किए, आज भी आभार व्यक्त किए कि एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने विधायक भी बनाया, मंत्री भी। लगातार 10 साल से हम मंत्री हैं और 5 बार हम शपथ ले चुके हैं। आपको 10 साल में 2 बार लेना चाहिए, 5 बार आप 5 बार शपथ ले चुके हैं, तो हम लोग को तो मुख्यमंत्री जी यहाँ तक अभी जो आपके पहुँचाए पास हैं। विभाग है, उस विभाग समाज कल्याण विभाग, उस विभाग में रोजगार को लेकर के आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? क्योंकि कई सारे विभागों में देखिए, नौकरियां दी गई है। ये समाज कल्याण विभाग में ये बहुत समाज के बहुत सारे ऐसे तबका हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिए खास करके ये काम करती है। चाहे आप पेंशनधारी को ले लीजिए, जो वृद्धजन है, दिव्यांग है या जो असहाय है, उनको हम 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास पेंशनधारी है जिनको हम लोग प्रत्येक माह पेंशन का लाभ देते हैं। जो कुष्ठ रोगी है, जिनसे लोग भागते हैं, हालांकि वो छुआछूत की बीमारी नहीं है, उसके बाद भी समाज में वो अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको हम लोग प्रत्येक माह 1,000 रुपया की महीना देते हैं। जो HIV पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको समाज में एक तरह से समझिए कि अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको प्रत्येक माह हम लोग 1,000 की राशि देते हैं। जो अनाथ बच्चे हैं, जिनको कोई माता पिता नहीं है, उनको हम लोग जो है 1,000 रुपया का महीना देते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र का योजना है, जो विडो महिला है, विधवा है, और जिनको 18 साल से कम आयु के संतान है, उनको हम लोग प्रत्येक माह 4,000 रुपया का। रोजगार को लेकर भी कुछ प्लान है क्या कि रोजगार इस विभाग उसके में बाद चुनाव से पहले उसके बाद जो है हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार देते हैं, जिससे कि गरीब के बच्चे को भी पौष्टिक आहार मिल जाए, स्कूल जाने से पहले उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान हो जाए। और हम लोग बुनियाद केंद्र पूरे देश में, आपको ये जानकारी नहीं होगा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत एक योजना है बुनियाद केंद्र, जो सक्षम सोसाइटी के तहत संचालित होती है, और उसमें आपको हर एक अनुमंडल में है, और वहाँ जितने भी दिव्यांग हैं, वृद्धजन हैं, जो असहाय लोग हैं, वहाँ जाके फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, आँख का जांच करा सकते हैं। जिनको आँख से दिखाई नहीं देता है, उनको चश्मा हम लोग मुफ्त में देते हैं। जिनको कान से सुनाई नहीं देता है, उनको कान सुनने वाला श्रवण यंत्र देते हैं। जो स्पीच थेरेपी होता है, जिनको बोलने में दिक्कत होता है, या जो ऑटिज्म के से शिकार हैं बच्चे, उनको स्पीच थेरेपी कराते हैं। और जो दूर दराज के इलाका से नहीं आ सकते हैं, उनको हम लोग आउटरीच वाहन रखे हुए हैं हर जिला में, जहां दूर के इलाका में जाकर के लोगों का जांच पड़ताल होता है। जो हमारे दिव्यांगजन है और जो कोई रोजगार करते हैं या जो पढ़ने के लिए जाते हैं घर से 2-3 किलोमीटर दूर, उनको हम लोगों ने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का काम किया है। और आपको यह जानकर के खुशी होगा और ताज्जुब भी होगा कि पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां एलिम्को भारत सरकार का उपक्रम है, जहां ये ट्राईसाइकिल ये सब बनता है या कृत्रिम अंग ये सब बनता है। 80% खपत उसका ट्राईसाइकिल का बिहार में है। और अब तक हम लोगों ने लगभग 2-3 साल पहले इसको शुरू किया, और अब तक हम लोग 23,000 से ज़्यादा लोगों को, दिव्यांग को, इसको हम लोग मोटराइज्ड साइकिल दे दिया। अब हम लोग विभाग में यह भी तैयारी कर रहे हैं कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र हैं और दिव्यांग हैं, उनको हम लोग जो तिपहिया स्कूटी आता है वह भी देने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो घर से रोजगार करने के लिए जाते हैं, उनको हम लोग जो है स्कूटी देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब काम चल रहे हैं। और जो बुनियाद केंद्र में आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हम लोगों ने जिनको रखा है, उनको भी हम लोग सरकारीकरण करने जा रहे हैं, नियमितकरण करने जा रहे हैं। तो लगभग 700-800 के लगभग वो संख्या है। अभी CDPO का भी बहाली BPSC के माध्यम से हमारे विभाग में हुआ है। तो बहाली तो जो आवश्यकता अनुसार चलता ही रह रहा है। और बिहार सरकार तो इस बात के लिए सबसे अच्छा रूप से जाना जाता है कि देश में अब तक एक साथ किसी भी प्रदेश में 2 लाख एक साथ में किसी जगह
आपको नियुक्ति पत्र नहीं वितरण किया गया, वो बिहार में ही किया गया और 9 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, उन्होंने तो 9 लाख अभी तक दे दिया है और 12 लाख का लक्ष्य उन्होंने रखा है। साथ ही 24 लाख अभी तक रोजगार दे चुके हैं, 10 लाख और देने की तैयारी चल रहा है, तो 34 लाख हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो बिहार इस मामले में बहुत तेजी से काम कर रहा है और बिहार का मुकाबला करना अब किसी के बस में नहीं है। बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। एक तरफ आपने ये बताया कि बिहार में नीतीश कुमार रोजगार को लेकर के खूब काम कर रहे हैं। आपने जो आंकड़े बताए कि इस आंकड़े के अनुसार 24 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी समेत रोजगार जो है वो दिया जा चुका है। नीतीश कुमार खूब काम कर रहे हैं, आपके कई सारे मंत्री कहते हैं। लेकिन एक आरोप जो है, आरोप या कहें फिर एक कहें कि मतलब विपक्ष जो है सवाल खड़ा करता है कि नीतीश कुमार जो है वो अब कहीं ना कहीं बीमार हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं स्वस्थ नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी कही है, तेजस्वी यादव भी कई बार कहते रहते हैं, विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो ये बराबर कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है सरकार चलाने को लेकर के। अधिकारी जो हैं नीतीश कुमार के सरकार में अधिकारी सरकार चलाते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या वाकई नीतीश कुमार? एक चीज ये लोग को, आप लोग को भी पूछना चाहिए कि जब शरीर से अस्वस्थ हैं तो फिर प्रगति यात्रा कैसे कर रहे हैं, रोज काम कैसे कर रहे हैं? सवाल तो उठाते हैं कि वो जाते हैं तो कहीं कुछ बोलते नहीं है। बोलते नहीं, हम लोग तो रोज सुनते हैं। आप वो कहते नहीं, हैं हम सुनते हैं, नहीं पब्लिक सभा तो करने गए नहीं है, तो उनके द्वारा तो विजिट किया जाता है वैसे जगहों पर जहां आवश्यकता है, जहां जो जीविका के माध्यम से स्टॉल लगाए जाते हैं। जितने भी हमको नहीं लगता है कि एक जिला में 100 से कम जो है किसी भी जिला में शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम होता हो या जो है 1000-2000 करोड़ का घोषणा नहीं होता हो। अभी दरभंगा गए थे हम लोग के गृह जिला में, तो वहां तो एक स्कीम जो है 1900 करोड़ का है और उसमें एक और स्कीम जुटेगा तो 2500 करोड़ का एक स्कीम हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं दरभंगा जिला को जान से मुक्ति दिलाने के लिए 2500 करोड़ का एक योजना है। उसके बाद 3 तालाब को जोड़ने का योजना है, सौंदर्यीकरण का योजना है, इंटरनेशनल बस अड्डा का योजना है। इस सब का तो कैबिनेट में पास भी हो चुका है ना। तो ये तो समझना चाहिए कि 2000-3000 करोड़ का एक एक जिला में काम की घोषणा हो रही है, कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल रही है और फिर लोगों से जाके मिल रहे हैं। समीक्षा बैठक वहाँ के जितने भी जिला के माननीय मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, सबके साथ बैठ करके समीक्षा बैठक होती है। सभी अपने अपने इलाका का समस्या से अवगत कराते हैं और समस्या का समाधान होता है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब जो है मुख्यमंत्री जी पर किसी भी तरह का हमला किया जाए, आरोप लगाया जाए। हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की इतना कौन, जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हैं वो भी युवा हैं, प्रशांत जी हैं वो भी अभी कोई बहुत उम्र दराज नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से कौन आदमी है जो तुलना कर लेगा, उनके इतना मेहनत कर लेगा, उनके इतना दौड़ लेगा। कोई है ठंडा में भी दौड़ते हैं, गर्मी में भी दौड़ते हैं, कहाँ उनके मुकाबला में कोई टिकने वाला है। तो ये लोग के पास जनता का भी समर्थन नहीं है और नहीं कोई काम करके इन्होंने दिखाया है 15 साल तक। आखिर लालू प्रसाद जी या राबड़ी देवी जी या राजद का शासन रहा, 180 महीना में जिस प्रदेश में 118 नरसंहार होता हो, उसको दोबारा जनता को मुंह दिखाने लायक ये लोग बचे हैं क्या? या यहाँ से युवा पलायन कर गए, यहाँ जो है अपहरण का बोलबाला था, यहाँ लूट का अड्डा बना हुआ था, यहाँ से व्यवसायी लोग दूसरे प्रदेश में चले गए, सब लौट करके वापस आ रहे हैं। तो ये तो समझना चाहिए ना, ये लोग के पास तो दूसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं है सिवाय अब मुख्यमंत्री जी पर हमला करना। कुमार जी के करीबी मंत्रियों में से एक हैं, तो जब आप शाम में या कभी उनसे मुलाकात होती है तो इन चीजों को लेकर कभी बातचीत होती है क्या, कि जो उनके सेहत को लेकर के सवाल खड़ा किया जाता है? क्या मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर के कभी कुछ आप लोगों से बातचीत करते हैं? हम लोग तो जब भी मिले हैं तो उनको स्वस्थ ही पाए हैं और जब भी हम लोग गए तो कोई समस्या लेके जाते हैं। इस बात को लेकर चर्चा होती है कि आपके बारे में ऐसा लोग कह रहे हैं, वो कभी कुछ कहते हैं? ये काहे कहें, ऐसा कुछ है ही नहीं तो बोलेंगे क्यों? हम कोई थोड़े है कि नहीं जानते हैं कि वो पूरी तरह फिट हैं। हम जब जानते हैं तो हम ये बोल करके हम तो विपक्ष के बात को मजबूत करेंगे ना, ऐसा हम क्यों करेंगे? और हम जब जान रहे हैं कि पूरी तरह से फिट हैं
और सर्दी खांसी बुखार तो जो है 20 साल के नौजवान को भी होता है और 10 साल के बच्चे को भी होता है। तो सर्दी खांसी बुखार या कोई शरीर है तो कुछ न कुछ तकलीफ होना कभी कभी तो स्वाभाविक है। और वो सर्दी खांसी बुखार तो कोई बहुत बड़ा परेशानी है नहीं, वो तो किसी को भी हो सकता है। और उसके लिए हम लोग क्यों पूछने के लिए जाएंगे? क्योंकि पूरी तरह से फिट हैं और बिहार का सेवा करने के लिए हमेशा 24 घंटा तैयार रहते हैं। जो विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई काम नहीं बचा है और जनता में जो पूरी तरह से नकारे गए हैं, वही लोग अब मुख्यमंत्री जी पर इस तरह का बयान दे रहे हैं और इससे जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबको मालूम है और सब लोग देख रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी उनके बीच में जा रहे हैं। 1.5-2 साल में नीतीश कुमार जी के कुछ ऐसे बयान आए जिसको लेकर विपक्ष ने खूब मुद्दा बनाया है। अभी हालिया में उन्होंने जो लड़कियों के कपड़ों को लेकर के बयान दिया था, आपने देखा होगा कि इस तरीके से विपक्ष ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। देखिए उससे पहले जो विधानसभा में जो नीतीश कुमार जी ने बोला, विपक्ष के पास हम तो कह रहे हैं ना कि कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अब हम कह रहे हैं कि पहले के समय में लोग साफ सुथरा नहीं रहते थे या सबके पास अच्छा कपड़ा नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन उसी में साफ सफाई का कमी था, जागरूकता का कमी था। मुख्यमंत्री जी का तो यही ना कहना था कि पहले ढंग से लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, तो इसको लोगों ने गलत ढंग से पेश करने का काम किया। तो इसके बाद जो विपक्ष के पास तो इस तरह के मुद्दे के अलावा आप देख लीजिए ना, उनको मुद्दा कौन उठाना चाहिए। बिहार में अगर विधि व्यवस्था का मामला गंभीर है तो उसको उठाना चाहिए। बिहार में अगर कोई सड़क की स्थिति खराब है, कोई शिक्षा का स्थिति खराब है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है, या किसानों को उनको लाभ नहीं मिल रहा है, या किसी अस्पताल में लोगों का अच्छा से इलाज नहीं हो रहा है, तो ये सवाल उठाना चाहिए। 24 घंटा बिजली नहीं मिल रहा है तो ये सवाल उठाना चाहिए। सवाल क्या उठा रहा है ये तो आप देख लीजिए। एक बयान उनका हो रहा था विधानसभा के अंदर में प्रजनन दर को रोकने को लेकर के, जिसको लेकर के बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद माफी भी मांगी थी। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उसको लेकर के विपक्ष आज तक मुद्दा बनाता है, आज तक उन्हीं बातों को लेकर के विपक्ष ये कहता है कि आपने सुना था नीतीश कुमार जी ने क्या बयान दिया था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो स्वस्थ नहीं है, ऐसे बयान दे रहे हैं। अच्छा, आज तक इस बात को ये मुद्दा जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो तो स्वाभाविक रूप से प्रजनन दर में तो कमी आई है ना। उन्होंने जिस तरीके से लेकिन कहा अगर तरीका अगर उनके कहने का तरीका अगर सही नहीं था, इसलिए तो उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया ना। अब ये भी तो एक उदाहरण है ना कि इतना जिनका जो 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हो, जो केंद्र में मंत्री रहे हो, और वो व्यक्ति लगातार जिनको देश स्तर पर दुनिया स्तर पर जो है सम्मान के नज़र से देखते हो, वो व्यक्ति भी अगर कहीं स्लिप करते हैं तो अपने आप को वो खेद प्रकट करते हैं। ऐसा उदाहरण कोई कहाँ देने के लिए तैयार है? ये लोग जो बोलते हैं, ये लोग तो कहाँ 100 गलती करते हैं लेकिन मानने के लिए कहाँ तैयार हैं। चारा घोटाला कर गए, जेल चले गए, कहाँ कोई ये लोग बोलने के लिए तैयार है कि हाँ हमसे गलती हो गया? बोलना चाहिए ना। ऐसा मुख्यमंत्री आपको न बिहार में क्या देश में हुआ है, ना आगे कोई होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के खूब चर्चा है, आप लोग तो मिलते भी होंगे उनसे, क्या कहेंगे उनको लेकर के? क्या उनको राजनीति में आना चाहिए? चर्चाएं खूब है कि निशांत आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। आप चूंकि बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोग तो कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है, तो जब मुख्यमंत्री जी हम लोग को बना सकते हैं तो उनके सुपुत्र हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो हम लोग के लिए तो खुशी की बात है ना। और फिर युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और एक मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, तो उनको आने में क्या दिक्कत है? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि वो आवे और युवा के साथ मिल करके काम करे, तो हम लोग को तो खुशी होगा। और ऐसे लोग आते हैं तो बिहार के लिए खुशी की बात है। उनका स्वागत हम लोग भी करते, लोग भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान निशांत संभाल लेंगे? ये तो आने वाला समय में देखा जाएगा। पहले तो वो राजनीति में सक्रिय भूमिका में आते हैं और आएंगे तो क्यों नहीं संभालेंगे? योग्य व्यक्ति है तो क्यों नहीं संभाल सकते हैं? क्या आप लोग को क्या लगता है कि वो जिस तरीके से नीतीश कुमार पार्टी को चलाते आए हैं पिछले 20 सालों की अगर बात करें, क्या निशांत अगर आते हैं नीतीश कुमार के बाद, जब नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे या राजनीति जब वो छोड़ देंगे, तो क्या निशांत नीतीश कुमार के कदम पे उनकी पार्टी ये आने वाला समय जब बताएगा, और समय पर ही हर चीज का निर्णय होता है, और कल क्या होगा कोई नहीं जानता है।
और मुख्यमंत्री जी आगे क्या निर्णय लेते हैं ये तो उनके ऊपर है, और निशांत जी क्या निर्णय लेंगे ये उन पर निर्भर करता है। अभी से इस बारे में कोई भी फैसला लेना या कोई भी वक्तव्य देना जल्दबाजी होगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि निशांत जी आवे और पार्टी में काम करे, बिहार के युवाओं को जोड़ने का काम करें। हम लोग उसका स्वागत करते हैं। अब अंत में हम कुछ सवाल लेंगे, चूंकि पिछले अगर 2-3 चुनाव को अगर देखें, विधानसभा चुनाव हो, 20 के 24 के लोकसभा, इनमें जिस समाज से आप आते हैं इसको लेकर के खूब राजनीति हुई। एक से कई नेता जो है सहनी समाज से सामने आए, कई नाम चेहरे मतलब थे पहले से, लेकिन चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं चर्चित हुए। तो क्या लगता है, विपक्ष में भी एक सहनी है, मुकेश सहनी, आप जान रहे होंगे उनको, पिछले बार चुनाव में तो आप लोग के साथ ही थे। जेडीयू में एक सहनी में बड़े चेहरे हैं, आप बीजेपी में भी हैं, वो भी मंत्री है हरी सहनी। तो क्या लगता है सहनी समाज जो है वो किनको अपना नेता मानता है? क्योंकि जब एक जाति से कई सारे नेता होते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, एक तरफ मास वोट जाता है, एक तरफ कुछ कम आते हैं। तो सहनी समाज जो है राज्य में जाति से कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है। हम निषाद समाज में जन्म लिए हैं तो हम निषाद हैं, सहनी हैं, लेकिन हम लोग अति पिछड़ा भी हैं। और अति पिछड़ा समाज में चाहे वो सहनी हो, मल्लाह हो, निषाद हो या कोई भी 113 जाति के लगभग हैं, सभी लोग नीतीश कुमार जी में भरोसा करते हैं और उनको समर्थन करते हैं। और ये जो विगत लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें आप देख लीजिए ना, 248 जगह पर ना तेजस्वी जी गए हैं सभा करने के लिए, और 240 जगह 45 जगह में जिनका आप नाम ले रहे हैं मुकेश जी का, वो भी गए हैं। तो कहीं भी आप देख लीजिए कि निषाद का वोट अगर मिला हो महागठबंधन को तो बता दीजिए। तो निषाद तो उनको नकार चुके हैं। और हाँ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, आपके कैमरा के सामने में, आपके चैनल के सामने में स्वीकार करते हैं कि जितना निषाद का समर्थन मुकेश जी को मिला, हम कह रहे हैं कि मुकेश जी को इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन निषाद को इसका क्या लाभ उन्होंने दिया? 1.5 साल जब वो रहे सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि कोई भी चाहेगा तो मत्स्य विभाग में जो मछुआरा मत्स्यजीवी सहयोग समिति होता है उसमें सदस्य बन सकता है। तो जब कोई भी बन जाएगा, तो जब सदस्य बन जाएगा तो जब उसका चुनाव होगा तो वो चुनाव भी लड़ सकता है। तो तब कोई भी जाति के लोग इसके सदस्य बन जाएंगे या कोई भी जाति के लोग मंत्री बन जाएंगे, सचिव बन जाएंगे, तब तो जो मछुआरा कमजोर है उसका तो पत्ता ही साफ हो जाएगा। तो फिर हम लोग को जब जानकारी हुआ तो हम लोग इसको रुकवाए थे। तो 1.5 साल में तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि उल्टा ऐसा निर्णय लिए जो निषाद के हित में नहीं था, जिसको हम लोगों ने बाद में सही किया। वो तो खुद को मल्लाह का बेटा बोलते हैं, सन ऑफ मल्लाह बोलते हैं। तो मल्लाह का बेटा अगर बोलते हैं तो दूसरे लोग क्या है? ये तो गलत है ना। एक व्यक्ति मल्लाह का बेटा हो जाएगा और दूसरा आदमी का पिता कौन है? हम अगर मल्लाह के संतान है तो हमारे मल्लाहों का समूह का बेटा बता रहे हैं। नहीं, समूह का कोई बेटा होता है क्या? ये फालतू का लोगों को भरमाते हैं ना। किसी का एक ही पिता होगा ना, 100 पिता तो नहीं होगा। हम हमारे समाज का लोग हैं, हमारे लिए वो अभिभावक तुल्य हो सकते हैं, हमारे समाज का गण्यमान हो सकते हैं, हम उनको गार्जियन के तौर पर मान सकते हैं, लेकिन हम बेटा तो किसी एक ही का न होंगे। बेटा जैसा सबका हो सकता है, समाज का बेटा नहीं, ये बेटा जैसा मानते हैं, तो इसलिए तो उनको समर्थन मिला। लेकिन उन्होंने क्या किया? दिया उनको इतना अच्छा, जितने बार उनका कार्यक्रम हुआ हर बार 25-50 हजार लोग जुटे हैं, तो समर्थन ही न हुआ। मानते हैं कि समर्थन तो हम जो देख रहे हैं उसको हम कैसे नहीं मानेंगे? लेकिन वोट में तब्दील किस लिए नहीं हो रहा है, ये भी तो समझने वाली बात है ना। इसलिए नहीं हो रहा है कि उनके कथनी और करनी में अंतर है, और वो कहते हैं, वो आपको नहीं मालूम है, हमको मालूम है ना। वो मेरे ही जिला के रहने वाले हैं, इसलिए हमको सब कुछ मालूम है। उन्होंने कहा था कि जो निषाद समाज का लोग चुनाव लड़ेंगे तो हम उनको 5 से 10 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए देंगे, और हम खुद राजनीति नहीं करेंगे, हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब आया तो पार्टी भी बना लिए, तो खुद उसके संस्थापक अध्यक्ष भी हो गए, भाई को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं है, ये अब जान लीजिए। और टिकट देने की बारी जब आती है तो जो लोग टिकट खरीदने में मजबूत होते हैं उनको टिकट दे देते हैं। आप देख लीजिए कई गो निषाद को उन्होंने टिकट दिया है। तो ये कथनी और करनी में अंतर है। और जो आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया।
हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से अपने निषाद भाइयों को, अति पिछड़े भाइयों को, कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको आरक्षण दिया है उस आरक्षण का लाभ उठाइए। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सुधार के काम किए हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च शिक्षा तक उन्होंने सभी जगह पर व्यवस्था किया है कि कोई भी दलित का बच्चा हो, अति पिछड़ा का बच्चा हो, किसी भी समाज का बच्चा हो, अब पढ़ने में कोई भी आदमी को मेहनत लग सकता है लेकिन पैसा घर से खर्चा नहीं होगा। इसलिए समाज के आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो आरक्षण का बात कर रहे हैं तो हम लोग तो उसका समर्थन में पदयात्रा किए थे। हम लोग जो है जो नहीं, आपको नहीं मालूम है, हम लोग मोतिहारी के बौद्ध स्तूप से हम लोगों ने 7 दिन का पदयात्रा किया था कि हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। उस समय इन्होंने क्यों नहीं जो है सो समर्थन किया? अगर ये सिर्फ निषाद के लिए आरक्षण के हिमायती होते तो उस समय जब हम लोग 7 दिन तक पदयात्रा किए थे तो एक शब्द उन्होंने समर्थन में क्यों नहीं बोला, या क्यों नहीं जो है सो इस बात का समर्थन किया? ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। इनको समाज से दूर दूर तक कोई नहीं लेना देना है। ये व्यवसायी प्रवृत्ति के लोग हैं और राजनीति को भी व्यवसाय के रूप में ही लेते हैं। इसलिए अब जो निषाद बंधु हैं हमारे, वो इनको अच्छी तरह से पहचान गए हैं और इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी वोट महागठबंधन को इनके कहने पर नहीं मिला था और न ही इनका कोई भी जो मैदान में उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, वो जीतने का काम किए। इसलिए पूरी तरह से ये नकारे गए हैं और समाज में इनका धीरे धीरे गराव। वोटर्स किसके साथ रहेंगे? नहीं, पहले भी हम लोग के साथ रहे हैं और आने वाला 2025 में भी हम ही लोग के साथ रहेंगे। और निषाद समाज में हम लोग गर्व से कहते हैं कि आज तक जहां भी हम लोग को भेजा गया है पार्टी की ओर से, सिर्फ निषाद में नहीं, अति पिछड़ा में भी हम लोग को सब लोगों ने समर्थन किया है, प्यार किया है। और कभी भी मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से किसी भी चुनाव में हम लोग कहीं भी या चुनाव के बाद भी गए हैं, हम लोग के साथ अच्छा ही व्यवहार हमारे समाज के लोगों ने किया है। इसके लिए हम दिल से उनको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग न कभी उनको ठगने का काम करते हैं, न झूठा आश्वासन देते हैं। जो सही होता है वही काम करते हैं। उनका जो भी समस्या होता है उसका समाधान के लिए हमेशा से हम लोग तत्पर रहे हैं। जो भी समस्या हमारे मत्स्य समुदाय के लोगों को आया है मत्स्य के क्षेत्र में, चाहे मखाना के क्षेत्र में, उसका समाधान हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के कराने का काम किया है। जितना भी हमारा संगठन है मछुआरा भाइयों का, उस सब का समर्थन हमको मिलता रहा है। हाँ, एक बात हम लोग जरूर कहेंगे कि हम लोग कभी भी किसी को गलत रास्ते पर जाने के लिए नहीं कहते हैं और सभी लोगों का इसलिए हम लोग पर भरोसा है, विश्वास है। इसलिए हमारे साथ कम से कम लोग अच्छे से ही व्यवहार करते हैं। हम भी लोगों का अच्छा से स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल कि क्या मुकेश सहनी को एनडीए के साथ आना चाहिए? क्या मुकेश सहनी अगर एनडीए में आते हैं तो उन्हें जगह मिलेगी एनडीए में, या वो जहां है वहीं रहेंगे? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष के नेता तय करेंगे कि कौन रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा 5 दल का गठबंधन है और हम समझते हैं कि अब यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है और हम लोग पूरी तरह से एकजुट भी हैं और चुनाव लड़ करके चुनाव जीतने में, सरकार बनाने में पूरी तरह से हम लोग सक्षम हैं। अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन बावजूद अगर कोई आते हैं, आने की कोशिश करते हैं, उनको रखना नहीं रखना हमारे पार्टी के शीर्ष नेता पर निर्भर करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर निर्भर करता है कि किनको रखना है नहीं रखना है। हम लोग न पहले भी विरोध में नहीं बोले हैं, आज भी हम लोग विरोध में नहीं बोलेंगे। जिनको भी आना होगा हम लोग को उसमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए, तो अभी हमारे साथ बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी थे और इनसे 2025 के चुनाव के साथ साथ मल्लाह समाज को लेकर के भी तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और सभी सवालों का इन्होंने बेबाकी से अंदाज दिया है। अपने कैमरामैन नदीम आलम के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक।